हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 11 मार्च को आप लोगों का है सामाजिक विज्ञान का पेपर और ये है हमारा बोर्ड एग्जाम का 11 मार्च का सामाजिक विज्ञान का पेपर। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत वायरल पेपर है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत वायरल हैं। 11 मार्च को यूपी बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको ये क्वेश्चन 100% सारा देखने को मिलेगा। ये बहुत वायरल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और आपको ये सारा क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझेंगे और पेपर का कोड है 801 IF। ये यूपी बोर्ड के हर एक जिले के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी जिले से हो, आपको ये पेपर तैयार करके ही जाना है। ये सामाजिक विज्ञान का बहुत वायरल पेपर है और एक बात याद रखना कि सामाजिक विज्ञान में एक ही दिन का गैप है, एक भी दिन का गैप नहीं है। कल आप लोगों का आर्ट है, फिर अगले दिन सामाजिक विज्ञान। 10 तारीख को चित्रकला का पेपर है, 11 तारीख को सामाजिक विज्ञान। तो अगर आप 10 तारीख की आधी रात को भी देख लेते हो ना, तो आप ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि 11 की सुबह आपको पेपर देने जाना है। ये है हमारा सामाजिक विज्ञान का बहुत वायरल पेपर। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते थे सर हमें मानचित्र में भी बहुत प्रॉब्लम है, तो टेंशन मत लो, ये हमने लाया है पूरा मानचित्र और एक एक भर के सिखाऊंगा। चाहे आपका इतिहास हो या भूगोल हो, हर एक चीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। सारे क्वेश्चन लेकर आए हूं मानचित्र का, और आप लोगों को यह जो मानचित्र का प्रॉब्लम है ना, ये 10 में 10 नंबर आप क्लियर करके आओगे। ये टेंशन अब खत्म कर दो, ठीक है। पूरा मानचित्र भर के सिखाऊंगा, ठीक है, पूरा मानचित्र, ठीक है। तो हम लोग पूरा सामाजिक विज्ञान का पेपर बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करना। देखो यहां अपना अंक क्रमांक डाल देना, ठीक है। आपका जो भी नाम है अंक क्रमांक है वो डाल देना। आप लोगों का अंक क्रमांक है 22 43 71 9, ठीक है। और नाम आप लोग डाल दो अंकुर गुप्ता, ठीक है। तो नाम और अंक क्रमांक जरूर डाल देना, क्योंकि ये आप लोगों का सिग्नेचर होगा वहां, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है अपने क्लास टीचर में पूछ सकते हो, जो भी टीचर 902 है, और समय जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, पूर्णांक 70 नंबर का। और यहाँ कुछ सामान्य निर्देश है। पहला है प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभाजित है। खंड आ जो है 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसके OMR सीट पे आपको उत्तर देना है। OMR सीट पे आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। और खंड बा जो है वो 50 अंक का है और इसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, मानचित्र संबंधित प्रश्न है। ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। ये 50 अंक जो है ना, इसमें 10 अंक जो आपका ये मानचित्र वाला है चुटकियों में सीख जाओगे, चुटकियों में। मतलब बहुत स्पेशल वीडियो आज का है। और प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है उनके सम्मुख लिखा, कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, कौन सा 4 अंक का है, कौन सा 6 अंक का है, कौन सा 2 अंक का है, ये सब क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो सारा आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर आते हैं। जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा आपको तैयार करके ही जाना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। खंड आ जो है वो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। 20 में 20 अंक आप लोगों को लाना है। 20 में 20 अंक बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एक एक क्वेश्चंस को, क्योंकि हम लोग जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और पहला क्वेश्चन, इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। ऑटो वन बिस्मार्क को, काइजर विलियम प्रथम को, या हिटलर को, या मैथ्सनी को? तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है, जो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय ऑटो वन बिस्मार्क को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ कि यहाँ दूसरा जो क्वेश्चन है वो है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर करते चलो। गैरीबाल्डी था, या बिस्मार्क था, या काबूर था, या फिर हमारा मैथ्सनी था? तो मैथ्सनी जो है वो था हमारा यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक। कौन था? मैथ्सनी। ओके, अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? बारडोली सत्याग्रह, या खेरा सत्याग्रह? और ऑप्शन आगे हैं, यहां आ जाओ, ऑप्शन यहां गा है चंपारण जो है सत्याग्रह आंदोलन, या अहमदाबाद सत्याग्रह। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है? वो है माय डियर स्टूडेंट चंपारण सत्याग्रह आंदोलन दिया था, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं का कपास खेती है तो कैनाल कॉलोनी कहां बसाई गई? ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपके गुजरात में, या फिर आपका उत्तर प्रदेश, या पंजाब में, या उड़ीसा में, कहां बसाई गई थी? बताओ जल्दी से।
तो इसमें हमारा राइट आंसर है पंजाब में, ठीक है, पंजाब में हमारा करेक्ट है, यानी कि सी वाला ऑप्शन। और ये आप 70 में 70 सामाजिक विज्ञान का पेपर करके जाओ, ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस मेहनत करो, पढ़ाई करो, और जिस दिन पढ़ाई में मन न लगे उस दिन अपने मम्मी पापा के चेहरे को देख लो कि आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मजदूरी करते हैं, फिर आप लोगों की फीस जमा करते हैं, फिर भी आप लोगों को दया नहीं आती ना। आप लोगों को इतनी मेहनत करनी चाहिए, इतनी खामोशी से मेहनत करनी चाहिए ना, कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन शोर मच जाए कि ये बच्चा टॉपर बना। जिसके मम्मी पापा मजदूरी करते थे लेकिन ये इतना मेहनत करता था कि आज टॉपर बन के दिखा दिया, तब तो आपके मम्मा पापा को आपके ऊपर गर्व होगा, ठीक है। और पढ़ाई कर लो, 30 ही दिन बचे हुए हैं पेपर, और जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, क्योंकि आप लोगों की पढ़ाई ही काम आएगी। इसको नहीं बांटा जा सकता और सब कुछ बट जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक मजदूरी की भर्ती करने के लिए उद्योगपतियों द्वारा रखे गए जावर के बारे में सत्य कहा था। वह लोगों को कम काम के लिए लाता था, या वह कोई विश्वसनीय कर्मचारी होता था, या वह उद्योगपतियों के घराने का होता था। ये सही है, वह जो है उद्योगपतियों के घराने का होता था, मतलब उनके घर के लोगों को काम देता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव गहन खेती, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण या वन उन्मूलन। तो अधिक सिंचाई जो है वो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, ठीक है, अधिक सिंचाई। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले वन एवं वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑब्जेक्टिव है 1970 में, या 1972 में, या 1983 में, या 1990 में। कब पारित हुआ जल्दी से बताओ। तो 1972 में पारित हुआ था। कब? 1972 में, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाओ 8 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा वक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पक्ष की तर्क दिया जाता है? पहला, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उस क्षेत्र में जल जाती है जहां जल की कमी होती है, या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू करती है। ऑप्शन आगे भी है। सी वाला ऑप्शन है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हमारे उद्योग और घरों की विद्युत पैदा करती है। तो क्या सही है? जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो मतलब ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है। ध्यान रखना कि से वृहद स्तर पर विस्थापित होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आ जाओ, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि इसमें से कौन सा रबी की फसल है? 1 नंबर का है चावल, मोटे अनाज, चना या काला चना, कपास। तो इसमें से जो मोटी चना व काला चना है वो एक रबी की फसल है। सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हमें समझ कर जाना है। बोर्ड एग्जाम इतना ज्यादा नजदीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत वायरल पेपर दे रहा हूं, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में इतना अच्छा नंबर लाओ ना कि आप कहो कि सरवन सर ने जो बताया था वही आया। और एक बात याद रखना कि पेपर देकर आना और बैठ जाना, एक एक क्वेश्चंस को मिला लेना, ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को मिला लेना। देखो अगला 10 नंबर, झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तांबा, अर्वरक, सोना या लौह अयस्क। तो किस चीज का अग्रणी उत्पादक है माय डियर स्टूडेंट? तो वो जो है अर्वरक का अग्रणी उत्पादक है। किस चीज का? अर्वरक का, ठीक है, याद रखना, अर्वरक का अग्रणी उत्पादक है झारखंड में स्थित कोडरमा। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी? 1 नंबर, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, या राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। तो जल्दी से बताओ कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 11, विभिन्न जो हैं सामाजिक समूहों के मध्य, ठीक है, सही है, ए वाला ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? रक्षा, कृषि, व्यापार या शिक्षा? तो संघीय सूची का विषय जो है वो हमारा रक्षा है, रक्षा, ठीक है, रक्षा जो है वो संघीय सूची का विषय है। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्म का कोई स्थान नहीं, एक राष्ट्र एक धर्म के विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म की मान्यता, सभी धर्मों को समान समझना। तो सभी धर्मों को समान समझना हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य में आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 13 ऑब्जेक्टिव, और 13 में 13 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है। अगर आप ये सोचो कि 1 नंबर छोड़ देंगे तो क्या होगा, 1 नंबर छोड़ दोगे राइटिंग का कट जाएगा, कुछ आपका इधर उधर से कट के 90 नंबर पे आ जाओगे, ठीक है। इसलिए राइटिंग से लिखना और एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना, फिर देखना आप 95 लाओगे बोर्ड एग्जाम में। अगला
भारत कम्युनिस्ट पार्टी का विचारधारा क्या है? मार्क्सवाद, लेनिनवाद में विश्वास, या फिर धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन, सामान्य साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का विरोधी, या फिर उपयुक्त में से सभी। 14 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। उपयुक्त में से सभी। भारत में मताधिकार की आयु 18 साल, सभी को पता है। जब आप 18 साल के हो जाते हो ना, 18 साल के, ठीक है, देखो 18 साल के पहले ना तो आप किसी को वोट दे सकते हो, ना तो आपके पास अधिकार होता है किसी को वोट देने का। लाइक बीजेपी है, कांग्रेस है, और आपके गांव में प्रधान है, जिला पंचायत है, इन सबको वोट नहीं दे सकते हो। जैसे ही 18 साल के ऊपर होंगे तब भी आप वोट नहीं दे सकते, क्योंकि आपको एक कार्ड बनवाना पड़ेगा, तब आप लोगों को वोट देने का अधिकार मिलेगा। तब आप किसी को भी जो आपके पसंदीदा है उसको आप अपना मत दे सकते हो, ठीक है। तो वो 18 साल के बाद ही हो सकता है, ना तो 33 साल, ना तो 21 साल, ना 28 साल। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है 16 नंबर, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? 1 नंबर का है, एक देश और वस्तुओं सेवाओं से अर्जित आय, या एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय, या राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देने पर, या उपयोग। देखो आपका राष्ट्रीय आय जितनी भी है, मान लो 2000 है और आपकी आय 100 रुपये है, तो ये 20 हो जाएगा प्रति व्यक्ति। एक एक व्यक्तियों की आय 20 रुपया, तो यही वाला सही हो जाएगा। कौन सा? राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त है, ठीक है। गा वाला ऑप्शन हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव, उद्यमों स्वामित्व, उद्गम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो उद्गमों में स्वामित्व हमारा सही है, गा वाला ऑप्शन, ठीक है, गा वाला ऑप्शन हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन हमारे डियर स्टूडेंट, मुद्रा का निर्गम किसके द्वारा होता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें कौन सा सही है? जल्दी से बताओ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सही है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, और विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश में सबसे अधिक सामान्य मार्ग है? नए कारखाने का स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, या फिर स्थानीय कंपनियों से साझेदारी, या ऑप्शन नंबर हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? स्थानीय कंपनियों से साझेदारी, शायद, हाँ, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी हमारा सही है। मतलब साझेदारी करने से हमारा जो कंपनी है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा 20 नंबर ऑब्जेक्टिव आ जाओ यहाँ, कि संयुक्त राष्ट्र संघ में उपभोक्ता सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ में कब अपनाया? 1984, 1985, 1986, 1987, कब अपनाया? तो 1985 में। तो ये हम लोगों ने देखा 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा 11 मार्च के पेपर में, सामाजिक विज्ञान के पेपर में। हमें एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझा दिया है। अब हम लोग खंडबा पे आते हैं। खंडबा जो है वो वर्णनात्मक प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न। और अब इसे आप कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूं, ठीक है। फिर मानचित्र वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो भी सारा कुछ मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले अगर आपको मैं बता देता हूं, अगर आपको ये लघु और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नहीं आता, मालूम नहीं आता, ठीक है, आपने क्वेश्चन देखा आपको नहीं आता, तो इसको आप खाली पेज मत छोड़ के जाना। आपको उससे रिलेटेड आपको 2 पेज आपको लिखना है, चाहे आपका लघु हो या दीर्घ हो। 2 पेज, दीर्घ 3 पेज लिख देना, उससे रिलेटेड लिख देना, चैप्टर से रिलेटेड लिख देना, लेकिन खाली पेज मत छोड़ कर आना। मैं गारंटी देता हूं 5 में 5 नंबर का है तो 4 नंबर आपको देकर जाएगा एग्जामिनर। उससे रिलेटेड लिखना, जैसे एकीकरण से रिलेटेड लिखना। एकीकरण का मतलब होता है अलग अलग होना, ठीक है, या एकीकृत होना, सॉरी एकीकृत होना। बस क्या है, समझो, ट्रिक बनाओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए ये पेपर पूरा समझ कर जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उदाहरण सहित समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था, राष्ट्र के विचार के लिए आप संस्कृति ने किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। 8वां नहीं आता तो ये वाला करो, जर्मनी के एकीकरण के बारे में आप संक्षिप्त में वर्णन करो। तो जर्मनी के एकीकरण के बारे में तो आप इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, चाहे आप यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति किस प्रकार महत्वपूर्ण, या फिर आप जर्मनी का एकीकरण। ये 4 नंबर आपको देकर जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 4 में 4 नंबर, ठीक है। अब आप लोगों को शायद कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस आप लोग क्या करना, एक स्केल लेना
और एक तरफ आप अंडरलाइन करना और आप प्रश्नोत्तर संख्या डालना, ठीक है। जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है खंडवा प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना और अच्छे से लिखने शुरू कर देना, ठीक है। बस मैं आपको पूरा सॉल्यूशन अभी बताऊंगा, पहले देख लो ये 4 नंबर। अब ये वाला देखो दूसरा क्वेश्चन, संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। 4 नंबर मिलेगा। संघवाद के बारे में बताना कि संघवाद है क्या और उसकी प्रमुख विशेषताएं। अथवा नहीं आता तो राजनीतिक दलों की क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं दो को स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर, तो इन दोनों में से कोई एक करना है। 4 नंबर मिलेगा। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप लिख कर आओ अच्छे से, आपको 4 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए और ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ ही लेना है, पढ़ ही लेना है, ठीक है। आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि 11 मार्च के पेपर के लिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, जिसका आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। और अगला आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। ये भी 4 नंबर का है। अगर नहीं आता तो आपके पास चॉइस है, लेकिन प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधन जो होते हैं उसका अधिक उपयोग कैसे हुआ। और अथवा निम्नलिखित में 30 अंतर लिखिए। भी 4 नंबर का 30 अंतर। पहला, लौह और अलौह खनिज। लौह और अलौह खनिज में आपको 2 नंबर मिलेगा और अगर परंपरागत और गैर परंपरागत में 1 कर दिए दोनों तो ये 2 नंबर, यानी कि 4 नंबर आपको मिल जाएगा। 30 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो लोहा के बारे में लिख दो, अलोहा के बारे में लिख दो। नहीं आता तो, ठीक है। और आप लोग सामाजिक विज्ञान में नहीं आता तो प्लीज लिख कर आना, ठीक है। कुछ भी लिख कर आना, खाली पेज मत छोड़ कर आना, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नो, कुछ ना करने से अच्छा कुछ करके आओ, ठीक है। और अगर आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में पास होने का ट्रिक चाहिए तो कमेंट कर देना, कमेंट कर देना। मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कि कोई नहीं बताया होगा। वो कमेंट, आप लोगों का एक कमेंट मुझे 10 गुना मोटिवेट करता है, एक लाइक हमें 15 गुना मोटिवेट करता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो मैं 50 गुना मोटिवेट करता है, ठीक है। अगर आप वीडियो को शेयर कर दो तो 30 गुना मोटिवेट करता है। अगर आप सारा करते हो तो 200 गुना में मोटिवेट हो जाता हूँ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो प्लीज मुझे मोटिवेट करो, मुझे एनर्जी दो। ये सब आप लोगों के हाथ में है। जितना ज्यादा लाइक करोगे शेयर करोगे उतना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन करो। आर्थिक क्रियाएं आपकी 3 होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, प्राथमिक, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं और तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। 3 आर्थिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तीनों को आपको समझाना है। अब नहीं आता तो अथवा लगा हुआ है। औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋण से क्या अंतर है। औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋण में आपको अंतर बताना है, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, उसका मुख्य कारण क्या क्या था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। जो फ्रांस की क्रांति 6 नंबर का है, 6 नंबर का। फ्रांस की क्रांति 6 नंबर का। पहले आपको बताओ फ्रांस की क्रांति कब हुई, कैसे हुआ, कुछ थोड़ा सा बताओगे। फिर कारण, आपको 4 से 5 कारण डिस्कस करने हैं। आखिर फ्रांस की क्रांति के 4 से 5 कारण भी डिस्कस करो, ठीक है। तो ये आप करो, 6 नंबर मिल जाएगा। नहीं आता तो अथवा भी लगा हुआ है। अथवा यहां देख लो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की अनियमित आपूर्ति सुनिश्चित कैसे करी, करने के लिए क्या किया। तो ये भी आपका 6 नंबर का, मतलब दोनों में से कोई एक करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेज यानी कि 3 पेज लिखना है, पेज यानी कि 3 पेज, और लघु उत्तर ये 2 पेज, और मानचित्र वाले तो अभी 10 में 10 नंबर में आपका क्लियर करा दूंगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लो। अब 6वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसके किन्हीं 4 कार्यों को उल्लेख करो। जो लोकतंत्र है उसमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है, और किन्हीं 4 कार्य, जो कार्य है ना, 4 कार्य उसका उल्लेख करना है, बताना है 4 ऐसे कार्य जो राजनीतिक दल से रिलेटेड हैं। ये भी 6 ही नंबर का है। अब अगर नहीं आता तो ये करो, लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी, वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। ये नागरिक शास्त्र के क्वेश्चंस हैं और अगर आपने कर दिया तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और 6 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, आपका परसेंटेज ज्यादा करने के लिए पूरा 1% आपको मिलेगा। 600 नंबर का पूर्णांक होता है और 600 नंबर का अगर 1% निकालोगे तो यहां से आपका 6 नंबर आएगा, 6 नंबर, और 6 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, मृदा अपरदन से क्या अर्थ है और मृदा अपरदन भूमि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करो।
मृदा अपरदन से पड़ने वाले भूमि पर प्रभाव का वर्णन करो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मृदा अपरदन आपके भूगोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से तैयार करो। अथवा आप ये वाला करो, भारत में पाई जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख करो। भारत में पाई जाने वाली जो मोटे अनाज है उसका उल्लेख करो और इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, किन्हीं दो का उल्लेख करो। ठीक है, तो इसकी पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं जल्दी से तैयार कर लो, आप 2 दिन में तैयार करो। लेकिन ये मॉडल पेपर, ये वायरल पेपर, ये जो है आपका 11 मार्च का पेपर जल्दी से तैयार कर लो, सामाजिक विज्ञान का। अब ये दोनों में से कोई एक करना। फिर अगला आ जाओ, संगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार के किन्हीं 3 कारण लिखो। ये 6 नंबर का है। जो असंगठित है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो है सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण। अथवा मानव विकास सूचांक क्या है, मानव विकास को मापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन करो। ये 6 नंबर। देखो मानव विकास सूचांक का 2 नंबर मिलेगा, 4 प्रमुख अवयवों का वर्णन करोगे 4 नंबर, यानी कि 6 नंबर। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक करोगे आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ये है हमारा सामाजिक विज्ञान का पूरा वायरल पेपर। अब हम लोग मानचित्र वाले कार्य को समझ लेते हैं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा क्वेश्चन प्लीज रट लो या फिर समझ लो या फिर लिख कर समझ लो। ठीक है, देखो मानचित्र संबंधित प्रश्न देखो 9 नंबर, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा चित्र में इस डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम पर आपको आधा नंबर और सही दर्शाने पर आधा नंबर, यानी कि 1 नंबर एक क्वेश्चन का। देखो वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो, मानचित्र पूरा समझा देंगे। ठीक है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था, 1 नंबर आपको मिलेगा अमृतसर। मैं पहले पूरा समझा देता हूं, लिख देता हूं। ठीक है, अमृतसर। दूसरा वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, तो सबसे पहले जो नमक बनाया था गांधी जी ने वो कहां बनाया था, अहमदाबाद। अहमदाबाद ये है गुजरात में। तो आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपको मतलब सारे राज्य दर्शाना आना चाहिए, जो मतलब सामाजिक विज्ञान के बुक में आपका राज्य है वो दर्शाना आना चाहिए। तो शायद आप लोगों को आता होगा अगर बताया था तो। अगला, वह स्थान जहां नील की खेती करने के लिए किसानों ने आंदोलन किया, तो वो है चंपारण विहार। 5 क्वेश्चन समझा देते हैं, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो वो भी हमारा अहमदाबाद ही है गुजरात में, अहमदाबाद। फिर वह स्थान जहां 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वो नागपुर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था 1920 में। अगर सितंबर 1920 में पूछा जाए तो कलकत्ता। ठीक है, देखो 4 बार हुआ था, वो मैंने एक वीडियो में बताया है मानचित्र वाले में, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये 5 क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड वो हुआ था अमृतसर पंजाब में। तो ये हमारे पास मानचित्र है। देखो ये है हमारा 9 का पहला यानी कि का वाला क्वेश्चन। तो 9 का जो आप ऐसे दर्शाओगे, देखो ये है मानचित्र। और देखो यहाँ हमारा ये जो है ये हमारा है पूरा पंजाब। अगर आपने मानचित्र में दर्शाना सीखा होगा, जो आप लोगों का मतलब पूरा राज्य, तो पता होगा ये पंजाब है। और पंजाब में आप कहीं भी अमृतसर दर्शा सकते हो। तो ये हमारा 9 का है, ये अमृतसर। ये बोर्ड एग्जाम में ये जो मैं मानचित्र करा रहा हूं ना, ये 10 में 10 नंबर आएगा और यही आएगा मानचित्र के प्रश्न। तैयार कर लो, और भी अभी तैयार करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा अमृतसर है और 9 का है। ठीक है, 9 का हमारा अमृतसर है। दूसरा जो है वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, अहमदाबाद गुजरात। तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाला ये एरिया जो है गुजरात का है। और यह अहमदाबाद 9 का अहमदाबाद है। ठीक है, 9 का जो हमारा अहमदाबाद गुजरात है। ठीक है, एंड फिर हमारा तीसरा है वह स्थान जहां नील की खेती चंपारण विहार। तो ये एरिया जो हमारा ये वाला ये है बिहार, पूरा बिहार। तो ये 9 का है वो चंपारण है। ठीक है, ऐसा 9 का लिख देना और कॉपी में आप आंसर लिख देना सबका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे है, देख लो पूरा। यहां वह स्थान जहां सूती, तो वो भी हमारा अहमदाबाद गुजरात। तो 9 का भी अहमदाबाद गुजरात है। वह स्थान जहां 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वो नागपुर में हुआ था। तो यहां नागपुर है ये। ठीक है, नागपुर 9 का अंगा। तो ये हम लोगों ने 5 में 5 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, सही नाम भी बता दिया, सही मानचित्र में भी दर्शा दिया। तो ये 5 में 5 नंबर क्लियर ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब अगर आप लोगों से देखो ध्यान से समझो, अब इसमें अगर पूछा जाए लखनऊ कहाँ है,
अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो अगर आपको पता उत्तर प्रदेश कहाँ है, ये है पूरा एरिया उत्तर प्रदेश, तो यहाँ आप कहीं भी ऐसे डॉट चिन्ह लिख के लखनऊ लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए नागपुर, तो नागपुर तो यही है। अगर आपसे पूछा जाए मद्रास कहाँ है, तो मद्रास यहाँ नीचे होता है, यहाँ, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कलकत्ता, तो कलकत्ता हमारा यहाँ होता है, ये वाला यहाँ, ठीक है, जहां 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ऐसे आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। तो ये आपका 5 नंबर क्लियर ना। अब 5 नंबर और भी तो हमें क्लियर करना है यहां से। भारत में मानचित्र देखो, पहला पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्हद्वारा नाम सहित, तो पश्चिम बंगाल का जो एक उद्यान है चिन्हद्वारा नाम सहित वो कौन सा है, जल्दी से बताओ। चिन्ह भी रहेगा और चिन्ह इसमें नहीं है तो चिन्ह आप लोगों को कुछ ना कुछ दिया रहेगा, ठीक है। तो पहला जो है वो हमारा लाइकेज ये वाला चिन्ह ले लो, ठीक है। तो वो है हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। तो इधर मैं आप लोगों का लिख देता हूँ सुंदरवन, ये 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नर्मदा नदी पर बना बांध, तो नर्मदा नदी पर बना बांध कौन सा है। चिन्ह आप लोग कोई सा भी ले सकते हो, चिन्ह ये वाला ले लो, वो है हमारा सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, ठीक है। महानदी, तो महानदी हमें दर्शाना ही है, सेम ही कहाँ है, बस यही आपको दर्शाना है। तो तीसरा जो महानदी है उसका चिन्ह कुछ ऐसे ले लो, कुछ भी चिन्ह ले सकते हो, ठीक है। झारखंड एक कोयला क्षेत्र चिन्ह नाम से, तो झारखंड का एक जो कोयला क्षेत्र है वो है झरिया, ठीक है। झरिया का आप लोग ऐसे चित्र देखो, मैंने ऑलरेडी दर्शाया है तो इसलिए मैं आप लोगों को जो भी दे रहा हूँ वो बहुत अच्छे से समझाऊंगा। झरिया। और भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन, तो पत्तन जो है वो हमारा विशाखापट्टनम है, और ये डेल्टा ले लो, विशाखापट्टनम, ठीक है। ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चन। अब आप लोग मानचित्र में समझते हैं। देखो ये है हमारा दूसरा मानचित्र, ये मैंने आप लोगों के लिए मानचित्र मंगवाया है 10 रुपए का। तो आप लोग यार वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। 2 मानचित्र मैं आप लोगों को इसमें समझा रहा हूं, तो इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। देखो पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह, तो सुंदरवन। तो सुंदरवन ये हमारा ये वाला सुंदरवन है, ये पूरा पश्चिम बंगाल है, पूरा सुंदरवन हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है नर्मदा नदी पर बना बांध सरदार सरोवर बांध, तो यहाँ हमारा गुजरात में सरदार सरोवर बांध यहाँ है, ठीक है। एंड फिर हमारा महानदी चिन्ह नाम से, तो यहाँ महानदी हमारा है और ये चिन्ह है, देख लो ऊपर चिन्ह है ऐसे सांप की तरह। फिर हमारा है झारखंड में स्थित क्षेत्र कोडरमा, यानी कि हमारा क्षेत्र जो झरिया है, तो ये हमारा झरिया है यहाँ, और ये चिन्ह है देख लो, और ये झरिया। क्वेश्चन नंबर 4। 5 नंबर है भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन, तो विशाखापट्टनम, जो कि यहाँ है विशाखापट्टनम, डेल्टा है विशाखापट्टनम। 5 क्वेश्चन, तो ये भी 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है। अब यानी कि 5 नंबर ये भी आपका कंप्लीट, 5 वो 10 नंबर। अब अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है मानचित्र में तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को जरूर समझाऊंगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी करना। और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन और लघु दीर्घ बचे हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।